हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 12, जिसमें आज हम करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये फर्स्ट चैप्टर में आती है हमारी। तो देखो, इससे पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स क्या होती थी? अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती थी जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते थे। एक तो एक संख्या वह स्वयं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि वह संख्या जो एक और स्वयं से भाग हो सके, वह अभाज्य संख्या हमारी होती थी। जैसे 7 के कितने गुणनखंड हैं? 1 और 7 ओनली। ऐसी 2, 3, 5, 11 हो जाती है हमारे पास। तो अब गुणनखंड क्या होते हैं? वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर सके। ठीक है, जैसे 7 का गुणनखंड क्या है? 1 और 7। तो ये वाली संख्या 1 और 7 से ही डिवाइड हो सकती है, इनको गुणनखंड बोलेंगे। अब आता है गुणनखंड वृक्ष। देखो, गुणनखंड वृक्ष प्रत्येक चरण पर गुणनखंड करते हुए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का क्रम। यानी कोई भी तुम्हारे को संख्या दे रखी है, तो उसके जब तुम गुणनखंड करोगे तो हमें तब तक गुणनखंड करना है जब तक सारे अभाज्य संख्या ना आ जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये गुणनखंड वृक्ष दे रखा है इधर। कहता 15,480 के लिए गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो सबसे पहले हम ये देखना कि 15,480 किससे भाग हो सकता है, क्योंकि अंत में 0 आ रहा है तो 2 से भाग हो जाएगा। हमें भाग किससे करना है? हमें प्राइम नंबर से ही भाग करना है। यानी 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। यानी सिर्फ प्राइम नंबर से ही हमें भाग करके देखना है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। 3 ये जो हमने छठी क्लास में सीख लिए थे, कम से कम 11 तक के तो याद होने ही चाहिए। अब अंत में क्योंकि 0 आ रहा है तो 2 से भाग हो जाएगा, तो हमें 2 हमने एक साइड लिख दिया। इसके 2 ही गुणनखंड करने हैं एक बार में। तो 2 से हमने भाग करा, 2 सत्ते 14, क्योंकि यहाँ 15 है, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 चौक 8 और 0। आपको भाग करना आता है, 2 से भाग कर दिया। फिर ये वाली वैल्यू आखिर में फिर 0 आ रहा, फिर 2 से भाग हो गया। तो 2 से भाग करने के बाद ये वैल्यू आई, फिर से 2 से भाग करा, अब 1935 आ गया। अब हालांकि हमें पता है 5 से भाग हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग करा, उसके बाद हम पहले 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या, इसके अंकों को जोड़ कर देख लो। 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18, तो यानी 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब पहले फिर से देख लो, 6 और 4 10 5 15, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? इनके अंकों को जोड़ रहे हैं जिसको भाग करना। अगर इनके अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा तो ये भी 3 से भाग होगा, ये गारंटी है। फिर से 3 से भाग कर दिया तो 215 आया। अब 3 से भाग करेंगे, देखो 2 जमा 1 जमा 5 8 हो गया। 8 तो 3 से भाग होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 5 से जाएगा। तो 5 से इसको भाग करा तो ये 43 आ गया। तो ये जो बन के आया है, ये होता है हमारा गुणनखंड वृक्ष। इस साइड हम जिससे भाग करते हैं उनको लिखते हैं, दूसरी साइड जो भागों के आता है उसे लिखते हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं इधर साइड वाले। तो 1580 को हमने क्या लिख दिया? 2 गुणा 2 गुणा 3 3 5 43। अब 2 जो है हमारा 3 बार है तो इसको घात के रूप में लिख दिया। 3 हमारा 2 बार है, इसको घात के रूप में लिख दिया। बाकी दोनों हमारे एज इट इज रहे। तो इस तरह से हम गुणनखंड वृक्ष बना लेते हैं। अब आती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये रही हमारे पास। देखो क्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या, ऊपर तो हमने अभाज्य कर ली। जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जैसे 6 भाज्य है, किससे? 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से भी, 1 से भी, 6 से। यानी अपने आप से और 1 के अलावा जो भी संख्या किसी और से भाग हो जाती है। देखो 1 और 6 से तो भाग होगी, ये तो हमारी अभाज्य संख्या की परिभाषा थी। इसके अलावा कोई भी संख्या किसी और संख्या से भाग हो जाती है तो वह भाज्य संख्या होती है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब क्या कह रहा है? इस 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2 गुणा 3, तो 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। कहता है यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी इसका क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन रहेगा हमेशा 2 गुणा 3। यानी इसके जो गुणनखंड आएंगे 2 और 3 ही आएंगे। या तो आप इसको 2 गुणा 3 लिख लो या 3 गुणा 2 लिख लो, तो उनका क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका गुणनफल है वो अद्वितीय है। यानी 2 और 3 ही हमेशा रहने वाला है, इसका जो गुणनखंड है। ठीक है, आगे करते हैं। ये देखिए, अब इसके कुछ अनुप्रयोग आ गए।
अनुप्रयोग में एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये कहता 2 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए। देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की घात 3। ऐसे ही 60 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ये हम कर सकते हैं इजीली। जिस बच्चे पे इस तरह से डायरेक्ट ना हो रहा हो तो इस तरह से कर लो। पहले 2 से करा, कितना आ गया 30 आ गया, फिर 2 से करा 15 आ गया, फिर 3 से करा 5 आ गया, फिर 5 से करा 1 आ गया। तो इस तरह से हो गया। अब ये 2 की घात यहाँ पर 2 हो गई, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं एक छोटा सा आपको और बताता हूँ। जैसे ऊपर खाली 2 है, नीचे क्या है 2 भी है, 3 भी है और 5 भी। ऊपर 3 और 5 नहीं है तो हम ऊपर वाले को 3 की घात 0 ऐसे लिख लेंगे उसके साथ, और यहाँ 1 कर लेंगे। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखो एचसीएफ क्या होता है, जितने भी उसमें गुणनखंड आ रहे हैं उनकी छोटी घात। जैसे 2 है, यहाँ ऊपर 2 की घात 3 है, नीचे 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 आ गया। 3 की घात 0 है, नीचे 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 0 आ गया। ऐसे ऊपर 5 की घात 0 आ गया, तो 2 की घात 2 4 हो गया, 3 की घात 0 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 4। इस तरह से करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। एलसीएम जो होता है वो बड़ी घात होती है, तो 2 की घात 2 3 और 2 की घात 2 में क्या आया 2 की घात 3। ऐसे ही 3 की घात 0 और 3 की घात 1 में क्या आया 3 की घात 1, ये 5। इसको सोल्व कर लो 120। तो एचसीएफ में छोटी घात आती हैं और एलसीएम में बड़ी घात आती हैं, लेकिन गुणनखंड आपको सभी लिखने हैं, चाहे उसकी घात 0 करके हमें लिखनी पड़े। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना बेटा। आइए अब करते हैं उदाहरण नंबर 3। कहता जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए क्या लिखा हुआ है 12 की पावर n यानी घात n। क्या n ऐसी कोई संख्या हो सकती है, कैसी संख्या, प्राकृत, कि इसको अगर हम ओपन करें यानी इसको हम बार बार फिर गुणा करें। जैसे 12 की घात अगर 2 हुई तो 12 गुणा 12 ऐसे ओपन करें तो इकाई का अंक 0 आना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्या है 12 की पावर n। अभी हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हम ये जो 12 नंबर है हम ये लेकर चलेंगे। हम इसके गुणनखंड करते हैं, क्या आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये गुणनखंड आए। तो बेटा 0 पर वही समाप्त हो सकता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से जिसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे। ये ध्यान रखना, हमने 12 के गुणनखंड करे, चलो 2 आ गया, 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा। जब तक इसके गुणनखंड में 5 और 2 दोनों ना आए तब तक कोई भी किसी की भी घात अगर हम सोल्व करें तो वो 0 पर अंत उसका नहीं होगा। देखो ये भी कह रहा है कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं, एक नहीं दोनों आते हैं। तो हमने गुणनखंड करा तो ये आया, तो इसके गुणनखंड में केवल 2 है 5 नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 3 है एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपको करने के लिए। सेम प्रयास कीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जैसे हमने एग्जाम्पल 1 करा है, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह करना है। इसको पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से करते चले जाएंगे, जब तक 2 से भाग हो रहा 2 से करते जाओ, जब फिर 3 से भाग हो रहा 3 से करते जाओ, 5 से भाग हो रहा 5 से करो। तो इसको गुणनखंड कर दो, गुणनखंड वृक्ष बना के कर दो या कैसे ही कर दो। एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करा। चलो इसमें से भी मैं आपको एक और बता देता हूँ, 18 और 45। देखो 18 के गुणनखंड करोगे, पहले 2 से भाग होगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से भाग होगा तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 45 है, 45 को आप 3 से भाग करोगे, फिर 3 से भाग करोगे और फिर 5 से करोगे। तो देखो गुणनखंड दोनों के गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, दोनों के मैं कह रहा हूँ मैं। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, 3 की घात 2, ऊपर 5 नहीं है तो 5 की घात 0 हम लिख सकते हैं। फिर नीचे 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिखना। 3 की घात 2 और 5 वहाँ पर है, 5 की घात 1। अब एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ छोटी छोटी पावर, 2 की छोटी पावर क्या है 0 है, 3 की दोनों में चेक करना, 3 की छोटी पावर क्या है 2 ही है, और 5 की छोटी पावर क्या है 0। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया, तो आंसर क्या आया 9। ऐसे ही एलसीएम आ जाएगा, बड़ी बड़ी पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, तो 90 आ गया। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ और दे रखी है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम गुणा कर दें तो
उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है। जैसे यहाँ था 8 और 60 था, तो HCF क्या आया 4, LCM क्या आया 120। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 480 आएगा। और इसी तरह से हम दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दें 8 और 60 को, तब भी 480 आएगा। यानी HCF और LCM को अगर गुणा कर दें तो उन दोनों नंबर के बराबर वो आता है। तो यही फार्मूला अब हम लिखेंगे। LCM हमें 960 दे रखा है, HCF हमें निकालना है, HCF हमें नहीं पता, तो यही फार्मूला हम लिखेंगे। तो HCF एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है। LCM हमें 960 गिवन है, और नंबर क्या हैं ये और भी नंबर ही तो हैं, 320 और गुणा 120। तो HCF जब हम निकालेंगे तो 320 गुणा 120, 960 हमारा नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 12 अट्ठे 96 हो गया, 8 से काटेंगे तो 40 आ गया। तो HCF आ गया हमारे पास बेटा इसका 40। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको अपने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल प्लस स्वयं प्रयास कीजिए वाले अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हैं। ये आपकी चैप्टर फर्स्ट का स्टार्टिंग का पोर्शन है। हो सकता है अभी तक तो हमने जो वर्कशीट करी है वो रिवीजन वाली थी, हो सकता है अब डायरेक्टरेट ने जो हमारा बोर्ड है उसने ये सिलेबस की भेजनी स्टार्ट कर दी है। धन्यवाद।